अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कतर से वतन वापस पहुंच गए हैं। आज उन्होंने वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया और उन्होंने ये कहा है कि आज का पाकिस्तान 3 साल पहले के पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। जबकि पंजाब में रेंजर्स तैनात होंगे या नहीं अभी तक ये वाज़ेह नहीं है। कल होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो फैसले किए गए हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद हुकूमत इन फैसलों पर किस तरह से अमल दरामद करती है, इस समय बहुत सी अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पे आते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कतर से वतन वापस पहुंच गए हैं और वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल पहले जो पाकिस्तान था, आज का पाकिस्तान उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कतर क्यों गए थे और क्या वहाँ पे हुआ है और वापस क्यों आए। मैं एक अमेरिकन डिप्लोमेट थी, उनका नाम था अप्रैल ग्लेस्पी। अच्छा, वो 1990 में 2 जुलाई 1990 को जब पहली खलीज जंग शुरू हुई, जब इराक ने कुवैत के ऊपर हमला करके गड़प करने की कोशिश की कुवैत को, सद्दाम हुसैन साहब ने, तो उससे एक हफ्ता पहले ये जो अमेरिकी सफीर थी बगदाद में अमेरिका की, अप्रैल ग्लेस्पी, इनकी मुलाकात हुई सद्दाम हुसैन से। वो मुलाकात हुई और उस मुलाकात के एक हफ्ते के बाद सद्दाम हुसैन साहब ने चढ़ाई कर दी। जो है ये तस्वीर नहीं है जी, ये तो जॉन कैम्बल की तस्वीर है, वो खातून की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो उन्होंने क्या किया कि उन खातून की ये तस्वीर काइंडली मेरे प्रोड्यूसर्स ने गलत तस्वीर लगा दी है, वो अप्रैल ग्लेस्पी की तस्वीर लगे तो बेहतर है जी। अच्छा, तो हुआ ये कि अप्रैल ग्लेस्पी की मुलाकात हुई सद्दाम हुसैन से और सद्दाम हुसैन ये समझे कि वहां पर अप्रैल ग्लेस्पी उनको कह रही हैं, वो जो खातून है वो ये कह रही हैं कि आप इराक जो है आप कुवैत पे चढ़ाई कर दें, अमेरिका आपके साथ है। इस ये तारीख तस्वीर अभी आई थी, थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, दोबारा अगर आ जाए तो वो उनके ज़हन में ये बात आई सद्दाम हुसैन साहब के। उन्होंने अमेरिका का मैसेज ये लिया कि जाके चढ़ाई कर दो कुवैत पे। ये बात की नहीं थी, अमेरिकी सफीर ने ये बात नहीं की थी। जो अप्रैल ग्लेस्पी है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपकी अरबों की आपस में कोई लड़ाई हो, तो ये अप्रैल ग्लेस्पी की तस्वीर है, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी कोई लड़ाई हो आपस में तो अमेरिका उसमें न्यूट्रल रहेगा। उन्होंने ये कहा था, सद्दाम हुसैन कुछ और समझे। प्रॉब्लम ये आ गई है गालिबन कि मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कुछ और जा रहा है। अप्रैल ग्लेस्पी की बात जिस तरह वो बड़ा फटा हो गया वाशिंगटन इस बात पे, और अप्रैल ग्लेस्पी कई साल तक उनके ऊपर तफ्तीश होती रही, अमेरिका पीछे लग गया, तुमने क्या मैसेज दिया? उन्होंने कहा मैं तो ये मैसेज, मैं तो कुछ और कहा था, सद्दाम कुछ और समझे, सद्दाम समझे कि शायद अमेरिका न्यूट्रल रहेगा या इशारा। एक फड्डा पड़ा रहा और आज तक डिप्लोमेट्स के अंदर भी कीलीक्स आती रहती हैं, वो एक हंगामा मचा हुआ है कि उन्होंने कहा क्या था अमेरिकी सफीर ने। अब जैसे मैंने पहले कहा, मियां साहब जो है, मियां साहब की हुकूमत या तो मैसेज गलत समझ रही है, अप्रैल ग्लेस्पी जो है वो उसको आप कौम समझ लें, उसके लोग समझ लें, उसको मशवरा देने वाले जो भी हैं, या मियां साहब की हुकूमत जिद में आ गई है कि अब मुझे जो भी हमें मशवरा दिया जाएगा, अच्छा है बुरा, हम उससे उल्टी बात करेंगे। जैसे कहा पीआईए को मुज़ाकरात नहीं करूंगा, ये करें, मैं नहीं करूंगा। मतलब मियां साहब किसी वजह से ऐसा लगता है, क्योंकि होता ये अमूमन ऐसे होता है कि मियां साहब एक मुशावरत, लोगों से बातचीत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी एलएनजी का जो मामला है, ये ऑरेंज लाइन जो शुरू हुई, ऑरेंज लाइन के कॉन्ट्रैक्टर साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। ऑरेंज लाइन के कॉन्ट्रैक्टर को नैब ने गिरफ्तार कर लिया कल, आमिर लतीफ साहब को। और आमिर लतीफ साहब की कंपनी है जिसका नाम है कॉल्सन प्राइवेट लिमिटेड, वो पकड़े गए हैं। वो पकड़े गए, उनके साथ उनके और लोग भी पकड़े गए हैं। और पंजाब के अंदर ही मेट्रो का भी बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। वजीर आला पंजाब ने कहा था कि 30 अरब में तैयार हुआ है मेट्रो, और जो रिपोर्ट्स आ रही है नैब की वो कह रही है कि 50 अरब से ज्यादा खर्च हो चुका है और इस पर 28 अरब जनूबी पंजाब के और शहरों के लगा दिए गए हैं और 20 अरब और लगाने वाले। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ऑरेंज लाइन और मेट्रो का ऑलरेडी नैब के अंदर स्टार्ट हो गई है, इसकी इनकी तहकीकात। बहुत बड़े लेवल का स्कैंडल। लेकिन जो एलएनजी का स्यापा है, ये मियां साहब ने क्यों किया है, ये मियां साहब जाने, शायद खाकान अब्बासी जाने, सैफुर रहमान जाने, और उसके बाद और इसहाक डार साहब जाने। और ये इसमें हुआ क्या है, मैं बहुत ब्रीफली बताऊं। मियां साहब ने, अल्लाह जानता है बेहतर क्या वजह हुई है कि मियां साहब ने पाकिस्तान को अगले 15 साल के लिए बिल्कुल एक तरह से मफलूज कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं और मैं अपना पॉइंट बिल्ड करूंगा कि मियां साहब ने 15 साल तक पूरी कौम का तकरीबन इसमें हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। एलएनजी की डील अगर उस तरह से है जिस तरह से मैं समझ रहा हूं, नहीं है तो शायद कहना बासी आ जाए, मुझे सैफुर रहमान साहब कॉल कर दें बैठ के, मुझे ये बाकी लोग समझा दें कि एलएनजी क्या है, ये इस और कैसे है। मैं मुख्तसर, मैं कोई यहाँ पे माहिर माशियात नहीं बैठा, मैं एक आम शख्स के तौर पे आपको बताता हूँ कि हुआ, इन्होंने काम क्या दिखाया है। इतना खौफनाक काम हुआ है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगी। देखिए, एलएनजी जो है, एक उसको बेचने वाला है, एक उसको खरीदने वाला है। ऐसे ही है ना, बेचने वाला कतर, खरीदने वाला पाकिस्तान। ये नहीं सरमायाकारी नहीं हो रही, हम खरीद रहे हैं, पैसे देके खरीद रहे हैं उनसे। ये नहीं कोई एहसान नहीं करे कतर की हुकूमत हमें अल्लाह वास्ते नहीं दे रहे, हमने उनसे खरीद रहे हैं उनसे। अब हम खरीद कैसे रहे हैं उनसे कि हमने उनसे मुआहदा कर लिया 15 साल का 15 साल का मुआहदा किया है और हम उसको तोड़ नहीं सकते।
हम कीमतों, हमने जितनी महंगी उनसे एलएनजी खरीदी है, अगर हमने इसको सोच रहा हूं कि यार महंगी हो गई है, ये जरा आज का डॉन अखबार ये पढ़ें जो डॉन में रिपोर्ट आई है, अगर हमने ये सोचना हो कि फर्ज करें कि हम इसको जरा दोबारा सोचते हैं कि हमने कि महंगा, हम 10 साल से पहले सोच ही नहीं सकते। 10 साल लगेंगे हमें सिर्फ सोचने में कि यार इसको रिव्यू करो। हम 10 साल तक हम इसको रिव्यू नहीं कर सकते पूरे मुआहदे को। अच्छा, हमने किया उनके साथ, बेचने वाला जो है कतर और खरीदने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान में ओगरा मॉनिटर करती है, ओगरा के नीचे 3 अदारे जो खरीद सकते हैं, पीएसओ, सुई सदन भाग गई और दिवालिया कर गए आसिम हुसैन एंड कंपनी और उसके बाद आने वाले। अच्छा, अब रहेगा पीएसओ कतर से खरीदेगा गैस, एलएनजी, और एलएनजी को खरीदने के बाद जो एलएनजी पाकिस्तान आएगी वो शिपमेंट्स में आएगी, जहाज में आएगी बैठ के। उस जहाज का जो खर्चा होगा एक शिप का, वो $7,50,000 होगा। अब ये बात सुनिए जरा, हुआ कहा क्या हुआ है, $7,50,000 उसका खर्चा होगा एक शिपमेंट का। उस एक शिपमेंट में $7,50,000 यानी डिलीवरी, यानी आपने दुकान से सामान खरीदा और आपने कहा कि ये चावल कितने के, उन्होंने कहा जी ये 500 रुपए के हैं, तो आपने कहा 500 रुपए के घर पहुंचा देना, तो 500 रुपए घर पहुंचाने का खर्चा जो है वो 400 रुपए और है, यानी 900 रुपए में बोरी घर पहुंची। सीधी सी बात। अच्छा, अब वो जो 400 रुपए हैं, उस 400 रुपए में से यानी 7,50,000 जो शिपमेंट का खर्चा है, उसमें से $4,30,000 हर शिपमेंट के पाकिस्तान देगा। यानी वो जो डिलीवरी घर पे हो रही है 7.5 लाख में, उसे $4,30,000 पाकिस्तान देगा और $3,20,000 सिर्फ कतर देगा। यानी वो जो डिलीवरी, घर की डिलीवरी है, वो भी हम देंगे उसका ज्यादा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा कतर देगा, यानी कतर अपने पानियों तक पहुंचाएगा, उसके आगे पूरा हम उठा के लाएंगे, और आगे वो जो कीमत है, ये पूरी की पूरी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी शिपमेंट की, वो अवाम से ली जाएगी, वो अवाम से लेंगे हम। यानी वो कह रहे हैं ना कतर से कम उन्होंने 6 की जगह 5 कर दिया, ये कर दिया, वो उधर उन्होंने इतना बड़ा हाथ मारा है, वो हर शिपमेंट के अंदर, हर शिपमेंट में पाकिस्तान लाने के पैसे भी पाकिस्तान देगा। समझी बात। दूसरा हाथ क्या हुआ है, दूसरा हाथ ये हुआ है कि 15 साल तक ये मुआहिदा हो गया, हम 10 साल तक इस मुआहिदे से नहीं निकल सकते। 10 साल के बाद, यानी 2016 में साइन हुआ है, 2026 में हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हम इससे निकलें या ना निकलें, लेकिन इसको टेक और पे मुआहिदा बना दिया गया। टेक और पे का मतलब ये कि अगर किसी भी वजह से, अब ये हैरान कुन है इसमें जो बात है, किसी भी वजह से हम कहें कि हमें यार 2-3 साल बाद हम कहें यार ईरान से सस्ती मिल रही है, टापी से सस्ती मिल रही है, कहीं और से सस्ती मिल रही है, अमेरिका से कहीं से मिल रही है, तो हमें 15 साल के पैसे कतर को देने पड़ेंगे, पूरे के पूरे। टेक यानी ले लो या पूरे के पूरे पैसे दो, यानी मुआहिदा ये साइन किया आपने। अगर हम कहते हैं यार हमें नहीं चाहिए, 10 साल से पहले हम मुआहिदे की कीमत पे नजर सानी नहीं कर सकते, 11 साल से पहले मुआहिदे से निकलते, 15 साल का मुआहिदा है। अच्छा, किसी भी, एक और क्या जुमला है, किसी भी वजह से शिपमेंट ना पहुंचे, ड्यू टू एनी रीजंस, ये जुमला लिखा हुआ है, ड्यू टू एनी रीजंस शिपमेंट ना पहुंचे, उसके पैसे देंगे आप कतर को। कोई सुनामी आ जाए, कोई भूचाल आ जाए, कोई जहाज में चूहे सुराख कर जाए, लकड़ी खा जाए, कोई टाइटैनिक बन के उलट जाए जहाज, कोई कुछ भी हो जाए, पैसे आपने उनको देने। 15 दिन पहले जो है पीएसओ बाउंड हो गया पाकिस्तान स्टेट ऑयल के, वो उनको पैसे दे। अजीब और गरीब किस्म का एक मुआहिदा हुआ है, और ये आप देखेंगे उसमें, मैं तो पेपर पढ़ के उसके हैरान हूं इस बात पे कि ये क्या किया है। ये देखें जरा, वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम कंज्यूमर, इसको जरा हाईलाइट करेंगे जरा थोड़ा सा, ये हाँ जी, इन द पोजीशन पेपर गवर्नमेंट कंफर्म, गवर्नमेंट ने किया है, ये जरा बड़ा कर दीजिए प्लीज। कंफर्म गवर्नमेंट कर रही है कि जो 4,30,000 पर जहाज का पैसा है वो कंज्यूमर से लिया जाएगा, यानी पाकिस्तानी आवाम से लिया जाएगा वो पैसा हर जहाजों में, और वो सेल प्राइस में ऐड हो गया है। यानी वो जो कीमत हमने 500 रुपए की बोरी खरीदी थी, उसमें ये 400 रुपए जहाज का खर्चा भी ऐड हो गया, और कह रहे हैं हमने गैस सस्ती खरीदी, ये पैसा जो पहुंचाने वाला था ये भी उसमें ऐड हो गया, क्योंकि गैस सस्ती थी, वो तो बाकी तो हमने किराया दिया है ना जहाज का, और वो किराया कतर की जगह आपने अपने मथे ले लिए, और कतर को थोड़ा सा उसको ये साइन करके फटाफट, ना इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके गए, ना इसको कहीं और लेके गए, ये मुआहिदा साइन करके आ गए, और ना इसके ऊपर पार्लियामेंट में किसी ऑपोजिशन ने आवाज उठाई है, ना इसके ऊपर अब ये एक होती है ना मुजरिमाना, एक होते एक जगह से सब खामोश हो जाए। ये इतना बड़ा जुर्म हुआ है कौम से। अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ रहा हूं, जिस तरह के अखबारों में छाए हुए, और जिस तरह मेरी बहुत सारे लोगों से बात है, सारे कह रहे हैं डॉक्टर साहब ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, खुद इनके वजारत पेट्रोलियम के लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमारी नौकरी चली जाएगी। 2-4 एमडी तो इन्होंने ओगरा के फटका दिए पहले, और वो सुई सदन के हटा देते हैं, चौथे दिन 5वें दिन कहते हैं अंगूठा लगाओ, पीएसए वाले ने कर दिया जाके, हमें कुछ नहीं पता, आप पूछें। मुतनाज़े तरीन भूखी नंगी बेचार पिसी हुई कौम के सर पे ये एलएनजी का कोड़ा ऐसे मारा इन्होंने तड़क करके कि कौम की चीखें निकलेंगी कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर कौम के। और ये ना झगड़ा खड़ा हुआ एलएनजी का, ये ना स्कैंडल सामने आया। अब
मतलब मैं आपको मुझसे लिख लें कि एलएनजी स्कैंडल जो है, जो मैं पहले से कह रहा था, इसको स्कैंडल कहें, इसको इस हुकूमत की चार्जशीट कहें, बदतरीन जो अगर कोई स्कैंडल निकलेगा इस दौर का, वो मेट्रो का तो निकल रहा है कि 50 अरब रुपया खर्च हुआ है। गलत बयानी की हुकूमत पंजाब ने, 30 अरब नहीं खर्च हुआ, 50 अरब डॉक्यूमेंट निकली। ऑरेंज लाइन का कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार हो गया नैब में, और नैब ने यह कह दिया कि 5 करोड़ से ज्यादा जितने मंसूबे पंजाब, एंटर पंजाब, जो मैं कहता रहा हूं ना, एंटर पंजाब, एंटर पंजाब हो गया है नैब का। उधर सिंध के अंदर स्यापा ये पड़ा हुआ है, सिंध का भी मैं आप ब्रेक की तरफ जा रही हूं। सिंध में वो कायम अली शाह साहब को 15 दिन के अंदर अंदर जीआईटी बनानी थी ज़ुबैर बलोच की। आज के दिन उन्होंने ये भेजा है रेंजर्स को लिख के कि जो 15 दिसंबर या 16 दिसंबर 2015 से पहले लोग पकड़े गए थे, उनके लिए हम जीआईटी बना रहे हैं, ज़ुबैर बलोच का नाम उसमें नहीं है। और अदालत का हुक्म है कि 15 दिन के अंदर आपने ये जीआईटी के, यानी ये 10, 11, 12 तारीख तक आपने जीआईटी बना के, जीआईटी कराने तौहीन अदालत उधर सिंध हुकूमत कर रही है, इधर नैब खुल गई है पंजाब के अंदर, और रेंजर्स 17 जो जिलों में जा रही है, तो जो मांगी है रेंजर्स से परमिशन, पंजाब हुकूमत कह रही है कि सिर्फ आप जाएंगे ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ। वही झगड़ा सिंध वाला पंजाब में खड़ा हो रहा है, और रेंजर्स कह रही है कि हम सहूलतकारों और माली दहशतगर्दों के पीछे भी अभी तक तो ये वाज़ेह नहीं है, हुकूमत इसमें झगड़ा है। पंजाब हुकूमत कुछ और कह रही है, इतलात कुछ और है। ब्रेक में बिल्कुल जी, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, डीजीआईबी ने कल कहा था कि सैकड़ों लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो दाइश में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, दाइश मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। आज बिल्कुल आज वजारत खारजा की तरफ से कहा गया है कि दाइश नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है उसका पाकिस्तान में। ये जब ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कौम को, पूरी कौम को, तवज्जो हटाओ मुहिम चल पड़ती है। उसमें एक तो है हमारे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदी है, बाहर के दुनिया भर में इंतहा पसंदी है कहीं आप उसको, और इंतहा पसंदी जो है वो हर मजहब में है, वो सेकुलर में भी है, वो जो लोग लादीन है उनके अंदर भी है, हिंदुओं में भी है, ईसाइयों में, पूरी दुनिया के मजहब में उसको इस्लाम से लेबल ना किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, अच्छा जी उस वहां पर ये दाइश है पाकिस्तान में। अब यानी जो आपके कई फ्रॉडी हैं जिनको खतरा है कि उन्होंने करप्शन में पकड़े जाना है, वो लगा देंगे पीछे आपको कलअदम जमातों के। कलअदम जमातें और इस्लामी जो इंतहा पसंद, जो भी उनको कहा जाए, या जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे जाए तो वो कहते हैं अच्छा उनको पहले पकड़ो। तो इसलिए सबके लिए ये खबर है, टू होम इट में कंसर्न, कि ऑपरेशन सबके खिलाफ होगा, ना कोई दाइश वाला, ना किसी और कलअदम जमात वाला, ना कोई मसाले की बुनियाद पर लड़ाने वाला, ना उनमें से कोई बचेगा, और ना ये चोर चकार बचेंगे जिनको दाइश सुबह से शाम कर रहे हैं। ये ट्रक की बत्ती के पीछे इनको पता ही नहीं, इनको यानी समझ, इनको अल्लाह रसूल का पता ही नहीं, तो इनको क्या दाइश वाइश कहां से आ गई, तो बात की बातें है ना, वो तो इंतहा पसंदी है जिनका ताल्लुक नहीं, इनको कलमा नहीं आता, सूरतें नहीं आती पढ़नी है, क्या इनसे बातें सुन रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो अबू बकर बगदादी के हाथ पर जाके इन्होंने बैत करने की कोशिश की। ये जो आपके जो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, ये उमर खालिद खुरसानी और मुल्ला फजलुल्लाह, क्रिमिनल्स हैं, कब इनको इजाजत दी है, कब उसने कहा कि ये अमीर होंगे इस इलाके के? ये तो चाह रहे हैं कि ये तो खुरासान का कंसेप्ट तो क्या है कि हम खुरासान के हैं, यहाँ से खुरासान कुन्नड़ से और नूरिस्तान से और ये वो सारा, वो वहां तालिबान लड़ रहे हैं, लेकिन तालिबान से आपस में झगड़ा करवाने की कोशिश हो रही है, तालिबान का दाइश बना के वहां पे झगड़ा करवाने की कोशिश हो रही है, दाइश और अलकायदा का, और फिर सबका अमेरिकन के साथ और नेटो के साथ और अफगान फोर्स के साथ। आप पूरी तारीख उठा लेना, मैं ये वापस आता हूं ये करप्शन के असल मामला की तरफ, लेकिन ट्रक की बत्ती से मैं निकलूंगा, थोड़ी देर पीछे आ जाऊंगा वापस अपने रास्ते पे। मैं आपको सिर्फ बताऊं, पूरी इस्लामी तारीख आप उठा लेना, तो इस्लामी तारीख में जहां जहां फितने खड़े हुए हैं ना, एक तो आप अहादीस की जितनी किताबें उठाएं उसमें किताबुल फतन है, हर मुहद्दिस ने लिखा है कि फितनों का दौर, और उसमें बयान किया है। लेकिन अगर आप लड़ाइयां, झगड़े, मसाले के आपस में कशमकश उनको उठाएं, तो उस पर आपको सबसे ज्यादा मवाद गैर मुस्लिमों को मिलेगा। मतलब गैर मुस्लिम इंटरेस्टेड इस बात में होगा, वो ढूंढेगा ऐसी बात कि कहीं पर नजर आ जाए कि अच्छा शिया सुन्नी कैसे आपस में लड़े, फिर अच्छा फिर खारजी कौन है। जब सफवी हुक्मरानों ने सूफिया का कत्ल किया था ईरान में, तो उन्होंने कहा था ये खारजी हैं, ये अहले बैत के। ये पुराना एक कंसेप्ट है ना कि हर दौर के अंदर आप ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। कुछ अर्से पहले तक वहां पे तालिबान थे, अब तालिबान से टॉक शुरू हो गई, दाइश फिनोमेना आ गया, ये खारजी है, वो खारजी। 50-60 साल पहले तक 50-60 साल पहले तक आपको किसी किस्म की कोई किताब ऐसी नहीं मिलती थी जहां पर आपको ये पता चले कि खवारिज के बारे में कोई मवाद आपको मिल जाए। आपको खवारिज के बारे में कोई सॉलिड किस्म का मवाद नहीं मिलता था। अच्छा, फिर ये हुआ कि उमर अबू नसर गालिबन उनकी एक किताब आई तारीख अल खवारिज के नाम से, कोई 50-60 साल पहले, उसने मसूदी और वहां से तबरीज से उन्होंने लेके एक किताब बनाई।
उसके बाद मैं पिछले कुछ 8-10 साल से जहां देख रहा हूं तो ये अचानक ख्वारिज पे किताबों पे किताबें तो मगरब में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, मगरब में ज्यादा कि उसको अच्छा ये इस पे लिखो लड़वाओ आपस में। एक तो हमारे अपने अंदर प्रॉब्लम है, ये नहीं कि ख्वारिज से हम उनकी वजूद से हम इनकार करते हैं। ये तो जंग सफीन से जब हजरत अली करमुल्लाह वजह वहां से उनके साथ उन्होंने कहा, उनके जो साथी थे वो साथ छोड़ गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते आपकी बात को, क्योंकि आप अगर हक पे हैं तो फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट बना। और ये वो इंतहा पसंद ग्रोह था जो शिया मसला के भी खिलाफ गया, या शिया उनसे नफरत करते हैं, उनको दुश्मन समझते हैं, और सुन्नी भी समझते हैं। यानी तमाम जो उम्मत है उसका इजमा है कि ये ख्वारिज जो हैं ये हम में से नहीं है। लेकिन ख्वारिज हर दौर में होंगे, ये भी कहा गया, किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होंगे। अच्छा, अब ख्वारिज जो है, लेकिन होता ये है कि वो इसको खारिज कर, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं कि मैं कहूँ कि ये खवारिज है, ये खवारिज नहीं है। लेकिन अगर आप वहां चले जाएं तो एक तरफ बशारुल असद है, एक तरफ बशारुल असद खड़ा है जो कि इंतहाई एक खौफनाक किस्म का आमिर है, और एक तरफ ही दाइश है जो कि सर काट रही है लोगों के इस्लाम के नाम पे, खुदा जाने क्या करे। अब आपके लिए ये तफरीक करना मुश्किल है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक गेम है, कोई लार्जर गेम है, कोई ग्रेट गेम है आपस में लड़वाने का, इनमें से हक पे कौन है। देखिए ना, खरूज तो होता है ना किसी हक पे, वो हक पे नहीं है तो ये भी हक पे नहीं है जो सर काट रहे हैं लोगों के बेगुनाहों के और जुल्म कर रहे हैं बच्चों और औरतों में। तो ये एक और मसला है, ये एक और मामला है। इसमें अचानक पढ़ के बीच में मतलब उलमा के ऊपर छोड़ दिया जाए मामले को। और इसमें आप देखें ना, इसकी बड़ी अजीब सी एक तारीख है। मतलब ये वो लोग थे ख्वारिज जो कि जिनके बारे में यही अबू उमर नसर जो अपनी किताब में लिखता है, और इब्न खल्दून भी लिखते हैं, और भी लोगों ने लिखा, अजीब बात लिखते हैं। उन्होंने कहा इंतहा पसंद लोग हैं, लेकिन मगरिब ने जमहूरियत इनसे ली है। ये कमाल की बात है। वो कहते जमहूरियत इसलिए ली क्योंकि ये कहते थे वन मैन वन वोट। ये सबसे पहले तो कहते थे कि ना कोई महाजिर है, ना कोई अंसार है, ना कोई अहले बैत है, हर शख्स का एक वोट है। तो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट असल में ख्वारिज से निकला है। ये क्या अजीब बात है, मगरिबी जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है वो ख्वारिज से निकला है। वो कहते थे डायलॉग नहीं होगा, वो इसलिए नाकाम हो गए कि मुज़ाकरात, उन्होंने कहा मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सर काट दो, हाथ काट दो, गर्दन उड़ा दो इसकी। और उनके माथों पे जो है वो निशान होते थे नमाज के। और उसके बाद वो एक बाग में गया एक बंदा, और उसने खजूर उठा के मुंह में डाल लिया, और किसी ने कहा कि ओह ये तो दूसरे का बाग है, तो उस शख्स ने अपना हाथ काट लिया खुद। यानी ख्वारिज इस किस्म के एक पागलों का ग्रोह उस वक्त भी था और आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। एक्सट्रीमिस्ट जिसे कहा जाता है। तो इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब मसला ये कि पाकिस्तान में वो है या नहीं। पाकिस्तान में उस सोच की तरफ माइल शख्सियत तो हो सकती हैं, वो हर गलत सोच की तरफ हो सकती हैं, लेकिन बाकायदा क्या कोई तंजीम पाकिस्तान तो क्या अफगानिस्तान में भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अफगानिस्तान या पाकिस्तान में या इवन भारत में या इस पूरे खित्ते में एज सच कोई तंजीम जिसको अथॉरिटी दी अबू बकर बगदादी ने, जिसका लिंक वहां से बनता हो। कई लोग लड़ रहे हैं इस बात पे आपस में ग्रोह कि हमें इस इलाके का इंचार्ज बना दिया जाए दाइश का, लेकिन ऐसा वहां से अथॉरिटी नहीं है। अबू बकर, मैं जब आज से चंद माह पहले वहां पे अबू बकर बगदादी तो नहीं, लेकिन वहां पे जब मैं टर्की और सीरिया वगैरह गया तो वहां पर उनको नहीं पता कि यहाँ पर कौन से ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। उनका वो लोग यहाँ से तो जा रहे हैं वहां लड़ने के लिए, लेकिन वहां से यहाँ किसी को अथॉरिटी नहीं देगी। यहाँ तो एक गंदा खेल मुसलमानों को आपस में लड़ाने का शुरू हो चुका है, और वो मुसलमान आपस में हमेशा की तरह लड़ रहे हैं, सर काट रहे हैं एक दूसरे का। तालिबान आपस में, तालिबान अलकायदा, अच्छा अलकायदा जो है अब वो मॉडरेट हो गए। अब देखिए ना, जब से दाइश आई तो अलकायदा मॉडरेट हो गए। अलकायदा को मॉडरेट कहा जा रहा है मगरिब में, ये कमाल देखें आप। अलकायदा मॉडरेट है, और अलकायदा चूंकि खिलाफत पे दोनों का फर्क है ना। यानी उसामा बिन लादेन ने कभी ये नहीं कहा कि उसामा बिन लादेन को समझ ली कंपनी थी, अलकायदा कंपनी थी, जिसका सीईओ था उसामा बिन लादेन। यहां पर कंपनी नहीं है दाइश का जो सरबरा है वो अपने आप को खलीफा कह रहा है, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं कुरैश से हूं, मेरा ताल्लुक जो है वो बनु हाशिम से है, मैं मेरे हाथ पे बैत करो। उसामा बिन लादेन ये नहीं कहता मेरे हाथ पे बैत करो, वो कहता जहाद करो, एक ग्लोबल लेवल पे करो। और वहां पर अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर भी मौजूद थे, मुल्ला उमर साहब भी तशरीफ रखते थे, जिनको अमीरुल मोमिनीन तालिबान कहते थे। और वहां पर उसामा बिन लादेन ने जाके ये नहीं कहा था कि मैं खलीफा हूं और आपस में लड़ाई हो गई थी मुल्ला उमर से, नहीं, वहां मुल्ला उमर मौजूद थे और उसामा बिन लादेन साहब भी पहुंच गए थे। लेकिन अबू बकर बगदादी जो है ये अपने आप को खलीफा इसने डिक्लेयर किया। तो ये बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट की लड़ाई हो गई आपस में, अलकायदा की और दाइश वालों की। लेकिन अलकायदा जो है उसके पास जाहिर उतने रिसोर्सेज नहीं है, और अलकायदा को कमाल देखें कि अब मगरिब मॉडरेट कह रहे हैं, मॉडरेट। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला, अगर उनकी तरफ रुझान है लोगों का, लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जो दाइश के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तालिबान कम्युनिकेट कर रहे हैं, कलदन जमातों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर जा रहे हैं, उनको पकड़ा जाए बिल्कुल। लेकिन ये जब मैं सुन रहा हूं ना कि वो ट्रक की बत्ती, ऑपरेशन के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, देखिए ना, कलदम हिजबुत तहरीर, वो उनके लोग यहाँ पे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है कई लोगों को, बल्कि उसमें तो एक आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर लेवल में कोर्ट मार्शल भी हुआ, ब्रिगेडियर अली का हाल में। तो बात ये कि वो अपनी जगह, लेकिन उसको इस तरह से बना देना कि पाकिस्तान में दाइश का ही एक इशू है और बाकी सारे ठीक हैं। ये एलएनजी का स्यापा, वो उजैर बलोच, वो डॉक्टर आसिम, वो सिंध गवर्नमेंट, वो रेंजर्स, ये मेट्रो के इश्यूज, ये सारे इश्यूज पीछे फेंकने के लिए फिर शोषा छोड़ देते हैं सारे आपके सो कॉल्ड जो लिबरल करप्ट एलिमेंट है मुल्क का, सारा लिबरल नहीं, लिबरल करप्ट, ये लिबरल फैसिस्ट जो कहा जाए जिनको, वो शोषा
तालिबान और जी दाइश आ गई है और हमें पकड़ोगे तो दाइश आ जाएगी, हमें कुछ पकड़ेगा, उजैर बलोचो बड़ा अच्छा था उसको ले आओ, डॉक्टर आसिम देखो कितना अच्छा था, वो जाएगा तो उसकी जगह अब बगदादी आ जाएगा। तो खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान के तमाम लोग ना तालिबान की थ्योरी से इत्तेफाक करते हैं, ना वो किसी दाइश की थ्योरी से इत्तेफाक करते हैं। वो एक पुरअमन जमहूरी मुल्क चाहते हैं जहां बिल्कुल मॉडरेट, इस्लाम मॉडरेट मजहब है, एक बिल्कुल जदीदियत के साथ वो इस्लाम की तशरीह करते हैं और साथ ही साथ वो इन चोरों उचक्कों के पीछे भी लगे हुए हैं कि इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। देखिए ना अभी कराची में गटर के ढकने गायब हो गए हैं, ये यूथ फेस्टिवल का पैसा खा गए हैं, ये मेट्रो लाइन का पैसा खा गए हैं, ये अबू बकर बता दी गई है इनको कि पैसा खाओ। ये एलएनजी टर्मिनल के ऊपर जो साइन किए हैं इतने अरबों डॉलर के, ये कोई तालिबान के मुल्ला मंसूर कह के किया इनको। ये क्या फ्रॉडी हैं सारे। और मेरा ख्याल है कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। जिसके गर्दन में फंदा आना है, हाथों में हथकड़ियां लगनी है, वो अपने हाथों पे तेल में लगा के रखे, अपनी गर्दन वर्दन से जरा कॉलर वॉलर सरिया वरिया थोड़ा पीछे कर ले, क्योंकि प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये जो बात है ना कि वो दाइश आ गई जी पाकिस्तान में, ओ हो जी दाइश आ गई पाकिस्तान में, पता नहीं क्या हो गया। वो दाइश आ गई होती तो आप बैठे होते अपनी जगह, खुदा का खौफ करें। आप यहाँ घूम रहे होते गाड़ियों में मजे से प्रोटोकॉल लेके, तो ये वाली गाड़ियां घूमनी होती है, अल्लाह माफ करे, ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ये इनकी फजूल बोंगी है। ठीक है डॉक्टर साहब, बात कर लें अगर वो रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। हाँ रेंजर्स एक तो सिंध गवर्नमेंट का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, एक तो वो फड्डा, लेकिन पंजाब का भी तो नहीं, एक तो वफाकी हुकूमत ने कर दिया जैसे लास्ट टाइम हुआ था। सिंध के अभी मेरी कुछ देर पहले वजारत दाखिला सिंध के कुछ ऑफिसर से बात हुई, मैंने कहा आपको मिलकर नोटिफिकेशन करें जी उधर से, तो मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा, कह रहे उधर से इधर आएगा, इधर से फिर हमारे पास आएगा, उधर से तो आ गया हमारे पास। मैंने कहा अच्छा यार ये क्या बात हुई, कह रहे हैं वो हमारे पास सर हाथ हो गया है रेंजर्स के इख्तियारात में सिंध में तोसी हो गई है, लेकिन हमारे पास। मैंने कहा यार भाई आप अपनी जगह ही बैठे हैं, जो जहां बैठा है नोटिफिकेशन हो गया, रेंजर ने जो करना होगा करेंगे। मतलब शेर जंगल में बादशाह अंडे दे बच्चे थे। मैं कहा आप अपनी जगह चुप करके बैठो, नोटिफिकेशन वगैरह भूल जाओ, बस हो गया तो हो गया। तो कहते हैं हो तो गया सर हमारे पास। मैंने कहा छोड़ दो इसको, बस हो गया खामोश, शट अप, ज्यादा जिप इट, शट अप तो नहीं, जिप इट में ज्यादा आवाज नहीं निकालना। पंजाब के अंदर जो मामला है, पंजाब के अंदर देखें 17 जिला के अंदर बात चल रही है, 17 जिला में बात चल रही है, और बात यह है कि उसमें कलदन जमातें, जो मैंने कल भी कहा था, उसमें सियालकोट है, उसमें फैसलाबाद है, उसमें राधनपुर है, उसमें गुजरांवाला है, उसमें आम जिले हैं पंजाब के। और एक तो ये हुआ है जनूबी पंजाब है। अब जनूबी पंजाब के अंदर एक तो ये रौला रप्पा खड़ा होने वाला है कि हमारे प्यारे बहुत ही अच्छे, वो गुड्डू पप्पू मासूम बहुत ही अच्छे हमारे जो दोस्त हैं, बहुत ही जमील हसीन जबरदस्त किस्म की शख्सियत शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ जनूबी पंजाब का पैसा जो है उन्होंने लगा दिया मेट्रो पे। अच्छा अब वो पेपर आ गए हैं सामने, वो पेपर किसी भी वक्त अब आ जाएंगे मीडिया पे और वो सामने आके एक हंगामा बवा कर देंगे कि वो 30 अरब, क्योंकि खुद इनकी फिक्र थी कि मैंने 30 अरब खर्च किया है, अब जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आ रही हैं वो 50 अरब से ज्यादा खर्च हो चुका है, और उन डॉक्यूमेंट्स में जो पैसा है वो जनूबी पंजाब का लगा हुआ है जी। और 20 अरब और शहरों का भी लगा है, इधर उधर चुके चुके करके और डाल दिया, वो मेट्रो वेट्रो बन गई। अब वो जनूबी पंजाब के अंदर एक शुरू होने वाला है, ये ऑपरेशन शुरू होने की बात हो रही है। अब जनूबी पंजाब वाले ये कहेंगे कि अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन, एक तो हमारा पैसा कहाँ गया, अच्छा दूसरा, अच्छा ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि होगा सेंट्रल पंजाब, पूरे पंजाब में होगा, लेकिन जनूबी पंजाब में एक तो हमारा पैसा खा गए, ये तख्त और पैसा खा गया हमारे, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हमारे ऊपर ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं बाकी पंजाब में। अब पंजाब की तरफ से जो मौकफ जा रहा है, अब इसके ये एक दो दिन में क्लैरिटी इसकी आ जाएगी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक इजलास होगा और अब अल्लाह करे वो अप्रैल ग्लेसी जैसा मियां साहब ना समझे मैसेज के, पता चला उन्होंने मैसेज कुछ और दिया अमेरिकी सफीर ने, मियां साहब कुछ और समझे और इराक पे उन्होंने जाके इराक ने कोई पे चढ़ाई कर दी। मियां साहब मैसेज सही समझ लें, जो मियां साहब को बात कही जाए वो मियां साहब समझ लें सही तरह। मियां साहब गालिबन उस इजलास की सदारत करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि जी नेक्टा पंजाब सिंध, ये इसहाक डार साहब, ये देखिए मेट्रो के ऊपर 50 अरब लग गया, 40 अरब, अब देखिए कितना बड़ा स्कैंडल है, 40 अरब। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि नेक्टा जो जिसके ऊपर पैसे नहीं दे रहे इसहाक डार साहब, वो 40 अरब उसके लिए मांग रहे थे, 50 अरब एक मेट्रो पे निकल रहे हैं, 50 अरब से और उसने 20 अरब और मांगे जा रहे हैं, 12। वो एक स्कैंडल आने वाला है। इसहाक डार साहब ये एलएनजी के ऊपर अब आके जरा कौम को जरा पूरा बताएं कि उन्होंने कितनी कीमत तय की है। इसहाक डार साहब वजह शायद अब्बासी साहब गुस्से में ना आए, इसहाक डार साहब गुस्से में ना आए, ना प्राइम मिनिस्टर गुस्से में आए, खुदा का वास्ता कि बंद कर देंगे, जेल जाएंगे, ये करेंगे, नहीं। आप जरा जवाब दें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि इसको 15 साल के लिए कैसे साइन कर लिया आपने और 11 साल तक हम इससे निकल नहीं सकते, आपने हमारे हाथ पे बांध दिए, और आप अगर यानी कोई नुकसान हो जाए तो भी हमें पैसे देने उनको। एलएनजी कोई बाहर में जाए, एलएनजी कौन सी एलएनजी, ठीक है, और सुनहरा ना बिजली ना गैस ना पानी, यानी प्लांट पे प्लांट, वो मोटरवे पे मोटरवे, ठीक है डॉक्टर साहब, गटरों में लोग गिर रहे हैं। ये क्या वापस आएंगे तो मजीद बात कर लेंगे। कहां जा रही है गैस, अब गैस में गुब्बारा बन के उड़ने वाले हैं हुक्मरान सारे, पब्लिक का क्या बनेगा, ये जवाब दें लोगों को, गुस्सा क्यों करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कल होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी फैसले किए गए, फौज की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है कि उन्हें भी फंड जारी नहीं किए जा रहे। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म किस तरह से इजलास में क्या फैसले करेंगे। एक ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करेंगे। जी नाज़रीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब कह रहे हैं कि दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इनके खिलाफ मांडीवाला साहब का तो जिक्र ही ना मुझसे करें। मांडीवाला साहब का तो अपना नाम, सेनेटर साहब का बतौर जब वो कुछ अरसे के लिए हफीज शेख साहब के बाद बने थे वजीर खजाना, तो उस दौर में जो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के साथ मिलकर इन्होंने किया था, मांडीवाला साहब को तो आप साइड पे रख दें। मांडीवाला साहब की शख्सियत जो है खुद सलीम मांडी वाला साहब जो है वो बहुत सारे मामला में खुद आने वाले हैं, तो इसलिए उनको तो साइड पे रख दें। दवाइयां ववाइयां ये वो सारा वो चक्कर का चल रहा है, मगर उनको आप साइड पे रख दें। वो खुद बहुत बड़े मसाइल का शिकार होने वाले हैं आने वाले दिनों में। जहां 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 वो कहते हैं ना कि नक्शे पा जा रहा है डॉक्टर आसिम का, वहां वहां सलीम मांडीवाला साहब को पैसा तो ये निकाल के देते थे ना खजाने में से। इनका नाम भी आ रहा है, फैसल सगी भट्ट साहब का नाम आ रहा है, मुझे मैंने कल भी कहा था जमीनों पे कब्जे चाइना कटिंग। आज अच्छा आज फिर अफसर पकड़ लिए सीडीए के। सीडीए में धड़ाधड़ गिरफ्तारी होनी, सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे केडीए ना, सीडीए एलडीए की शामत भी आने वाली है। ये सीडीए जो है इनके भी धड़ाधड़ लोग पकड़े जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियों वाले। और आज चौधरी निसार साहब, बहुत ज्यादा खबर नहीं, चौधरी निसार साहब के जेर सदारत इजलास हुआ है, उसमें डिस्कस किया हुआ है मेगा करप्शन केसेस। मेगा करप्शन केसेस याद करें कौन कौन से हैं। इसाक डार साहब का भी नाम है उसमें, जो कि चौधरी निसार साहब से बहुत ज्यादा गले वले मिलते हुए नजर नहीं आएंगे। अच्छा, हालिया दिनों में इसाक डार साहब को बाहर भी रखा गया है उन इजलासों से, इसलिए मियां साहब उनको ज्यादा करीब मियां साहब ने कर लिया कि ओ मेरे प्यारे लाल को क्यों नहीं बुलाया जा रहा हम तरीन इजलासों में, आईएसआई हेडक्वार्टर में या बाकी जो कौमी सलामती है। मेरा तो समझी में वो मेरा बंदा घर का, और वो आम तरीन इजलासों में शरीक नहीं हो रहा। बहरहाल तो इसाक डार साहब के का भी नाम है उसमें मियां साहब का नाम भी है, दाई साहब का नाम भी है, बेशुमार शख्सियत का नाम है उसमें। मेगा करप्शन स्कैंडल उसमें गौर किया, आज ब्रीफिंग दी गई है, उसमें क्या हुआ है। और दूसरा क्या डिस्कस हुआ है उस इजलास में, चौधरी साहब वाले इजलास में, कराची स्टॉक मार्केट। कराची स्टॉक मार्केट के बड़े खिलाड़ी, उनका जिक्र खैर हुआ है आज उस इजलास में। अब वो उसमें क्या निकल के आता है वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताऊं, ये जो पंजाब का रौला रप्पा शुरू होने वाला है ना, ये अभी मियां नवाज शरीफ साहब कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है कल, उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल तरीन मरला दरपेश है। अब इसको रीड करें ना, मुश्किल तरीन क्या हो सकता है, क्या मुश्किल तरीन मरला ऑपरेशन क्या हो सकता है। नए तालिबान बन गए पाकिस्तान में? नहीं। क्या हो गया पाकिस्तान में? क्या कोई यहाँ पे अबू बकर बगदादी के कुछ चेले चांटे लैंड हो गए? नहीं। पाकिस्तान में तो सुकून हो रहा है, इत्मीनान हो रहा है, बलूचिस्तान के हालात बेहतर है, केपी के बेहतर है। यानी दहशतगर्दी के हवाले से माशी दहशतगर्द मौजूद है, इलेक्टेड सेलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स इधर उधर दाएं बाएं सारे बैठे हुए हैं, लेकिन अदरवाइज तो सुकून है पाकिस्तान में, अल्लाह का एहसान है, कराची में अमन हो रहा है। अब मसला क्या है कि फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रही आपको, पॉलिटिकल विल नहीं है। जो आपके ईमान है उनके अंदर ये है कि अच्छा बच्चों मेरे ऊपर हाथ डाला तो मैं, ये जोक ऑपरेशन हो रहा है। यानी पंजाब के अंदर भी पहले बात कर दी कि रेंजर्स आएंगे तो दहशतगर्दों तक करेंगे, रेंजर्स कह रहे हैं फ्री हैंड चाहिए, क्योंकि हर दहशतगर्द का पंजाब में भी लिंक उसी तरह निकल रहा है जैसे सिंध में निकला था। पंजाब में भी तो उजैर बलोच बोल रहे हैं ना, या चौधरी उजैर होंगे, ऐसे ही होगा ना, यहाँ कोई उजैर जट होगा, कोई उजैर भट्ट होगा, कोई गुलू भट्ट की बरादरी होगी ना इधर पूरी। अब मसला ये है कि वो इन पे हाथ डालने के लिए कह रहे हैं कि हमें पंजाब में आने दिया जाए, तो ये कह रहे हैं कि खबरदार। अब इनको याद आ गया, अब कायम अली शाह, अब या तो शहबाज शरीफ साहब के अंदर से कायम अली शाह साहब की आवाज निकलेगी और रहीम कादरी साहब के अंदर से मौलाना चांडी साहब की आवाज निकलेगी। ये इख्तियारात जो है वो दहशतगर्दी क्यों, मतलब माशी दहशतगर्दों पे मत हाथ डालो, सहूलतकारों को मत पकड़ो। वो पकड़ा एक बदमाश को, पकड़ा एक कलादन जमात के आदमी को, मेरा तो एमपी बैठा है, मेरा तो एमएनए बैठा है, वो मेरे घर तो खाना खाते हैं, तस्वीरें आनी शुरू होगी, धड़ा वो डर रहे हैं ना उस बात से। लेकिन मसला है इसलिए तो आना है पंजाब में, जो होना है वो तो होगा और आगे केबी में भी जाएगा। ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है। उसके ऊपर अब इसहाक डार साहब का वो जो था ना रोबर दबदबा, वो खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है। मतलब वो डार साहब जो है उनकी हैसियत जो है वो सिर्फ ये है कि बस इसहाक डार साहब है, वो और डार साहब है और उन्होंने बस निकलना है। उन्होंने इससे पहले शौकत अजीज साहब की तरह, इससे पहले कि मामला बिगड़े उन पे हाथ जाए, उनकी तरफ केस खुले, उनके ऊपर अपने केस खुले, मेगा करप्शन खुल ली ना। अब मेगा करप्शन के केस खोलें चौधरी निसार और उसमें साग डार साहब का नाम काट दें, कैसे मुमकिन है? डार साहब तो है उसमें। अच्छा, अब डार साहब, इससे पहले कि डार साहब का जिक्र खैर है, तो या तो डार साहब इधर उधर छुट्टी उट्टी लेके इधर उधर, जैसे डॉक्टर आसिम आपको याद है दरमियान में निकल गए थे। डॉक्टर आसिम जो है दरमियान में सैनिट वैनिट से उन्होंने देखा था हालात खराब हो गए, वो निकल के भाग गए थे, फिर वापस एक सिंध में लैंड हुए, कैनेडियन पासपोर्ट नहीं छोड़ा उन्होंने, सिंध में लैंड हुए, वहां पे एचईसी में घुस गए, इधर उधर घुस गए। तो इसहाक डार साहब भी इधर उधर मौका वक्त देख के तबीयत खराब, नासासियत तबीयत, ये वो जैसे हो जाता है, तो कहीं खिसक नहीं चक्रों में। लेकिन मियां साहब उनको नहीं जाने देंगे, मियां साहब उनको आखिर तक रखेंगे साथ अपने के, मतलब जिसको इसहाक डार तक पहुंचना है उसको पहले मेरे ऊपर से गुजरा, इस तरह की मियां साहब बात कर सकते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब का नाम आएगा। और ये एलएनजी स्कैंडल इसमें उसमें तो डार साहब साथ हैं। डार साहब सिक्योरिटी के लिए डार साहब के पास पैसे नहीं है, 50 अरब उन्होंने उधर निकाल के दे दी, एलएनजी का उधर घपला हो रहा है, ऑरेंज लाइन वहां से निकल के आ रही है, वहां पर आपने गारंटी दी थी आसिम हुसैन को मैं डिलीवर करूंगा दुबई आके, वो दुबई खाली जहाज आ गया, आसिम हुसैन निकले नहीं उसमें से। आपने कहा मैं यान अली को आकर ड्रॉप करूंगा, दरवाजा खोला, अंदर से कोई निकाब पोश अठेर उम्र खातून निकली यान अली की जगह, वहां पर आप ख्वार हो गए। आपने कुछ और कमिटमेंट्स और की हुई थी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं उजैर बलोच को बाहर नहीं डालने दूंगा, उजैर बलोच धर्म करके टपक पड़ा, तो आपकी कमिटमेंट खराब हो गई जो आपने पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीखी थी, आप जबान दी हुई थी आपने। तो इसहाक डार साहब लोग कहते हैं ना यार एक मिनट है जाओ यार, इसकी बातें ना सुनो,
तो पीपल्स पार्टी वालों ने भी, पीपल्स पार्टी की क्या जरदारी साहब ने कहा कि यार ये तो बहुत ही अजीब और गरीब आदमी है, कैसा आदमी है ये। तो अब इसहाक डार साहब ने कहा होगा कि सर मैं तो क्या करूं, वो बैठा है चौधरी निसार, तो इसीलिए वो चौधरी निसार के ऊपर बॉम्बिंग, जरदारी साहब ने कहा कि चौधरी निसार को क्यों लताड़ो, खुदा का वास्ता असल आदमी तो चौधरी निसार है, चौधरी निसार को बुरा भला कहना बंद करो। तो वो बंद कर दिया, मौलाना चांडियो भी चुप, निसार खोड़ो साहब भी चुप, कायम अली शाह भी चुप, सब चुप। आपने उस दिन से मैं कह रहा हूं ना कि एक जुमला नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे चौधरी निसार के खिलाफ, एक लफ्ज सुना आपने? नहीं, कोई नहीं बोलेगा चौधरी निसार के बारे में, कोई नहीं बोलेगा। जरदारी साहब को एहसास हो गया ये तो मैंने गलत घोड़े पे तरफ पैसा लगाया है, ये तो किसी काम का ही नहीं, कमिटमेंट देके भूल गए सारी। तो बात ये है कि वो अब इसहाक डार साहब का वो क्लाउड खत्म, कम आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी के अंदर जो पकड़ धकड़ शुरू हो रही है उससे बिलावल साहब को फायदा हो रहा है, और बिलावल शायद खुश भी है उस पर, वो इजहार ना करें, तरदीद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन बिलावल जो है वो इस वक्त खुश है इस बात पे। और वो जो बिलावल के करीबी हल्के हैं बड़ी खामोश किस्म की अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं सबके कि ये बहुत सारे वाहियात किस्म के लोगों से हमारी जान छूट रही है। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में पहले भी कहा गया था कि जी इन लोगों को हटाएं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पीपल्स पार्टी से, ये कब्जा ग्रुप कहां से आगे पीपल्स पार्टी में लैंड हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी पकड़ दकड़ शुरू हुई है। तो बिलावल अंदर ही अंदर खुश हैं कि यार ये 5-6 महीने बाद धुलाई हो जाए इन सबकी, सब इधर उधर, कोई इधर पटका हुआ है, कोई मिठा राम में पड़ा हुआ है, कोई भागा हुआ है, तो मैं आके आराम से पार्टी वार्टी संभालूं। तो वो बिलावल को एक तरह से इनडायरेक्ट फायदा हो रहा है, ये बिलावल समझ रहे हैं और बिलावल की करीबी हल्के समझ रहे हैं। अच्छा, अब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और पॉलिटिकल विल नहीं है, ये हुआ ना, पॉलिटिकल विल नहीं है। और मियां साहब, मेरा ख्याल से मियां साहब को जितना मैंने गुस्से में उसने देखा है पीआईए की हड़ताल के दौरान, मियां साहब ने कहा कि ऐसी तैसी हो जाए, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, मतलब जेल जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, उन्होंने भी हड़ताल खत्म कर दी, मियां साहब ने जेल भी नहीं भेजा। देखिए ना, उन्होंने मियां साहब ने कौन सा अगले दिन पूरी पीआईए को जेल भेज दिया? नहीं, हड़ताल तो रही अगले दिन, मियां साहब ने कहा खबरदार मैं सबको जेल भेजूंगा। तो एक तरह से वो दोनों ही तरफ जिसे कहते हैं ना, वो दोनों आके ऐसे करके टकरे मारी एक दूसरे को। पीआईए के मुलाजमीन ने ये मारा मियां साहब की हुकूमत को, दोनों ने सर फोड़ा, दोनों ध्वम को अपना सरवर होता है ना, बाज बॉक्सिंग के मुकाबले में दोनों पड़े होते हैं, एक का सर फटा हुआ, एक नाक टूटी, दोनों गिरे हुए। अब दोबारा पहलवान थोड़ी देर बाद उनके मुंह पे पंखा वंखा झिला जाएगा, उधर से मियां साहब की गवर्नमेंट खड़ी होगी, तो पीआईए के मुलाजमीन खड़े होंगे, फिर अगला राउंड शुरू होगा। तो ये पहले राउंड में दोनों जबरदस्त हो गए ना, दो धप धप घूसे घूसे खा के दोनों पड़े होंगे, अगर हम जीत गए, अगर हम जीत गए, किसने क्या क्या किया किसी को नहीं पता, पीआईए अपनी जगह चल पड़ी, नुकसान हो गया, अरबों रुपए का 2 लोग शहीद हो गए। लेकिन वो बहरान खत्म नहीं हुआ, वो 1 साल होगी निचकारी, कब होगी क्या होगी वो अपनी जगह पकड़ा है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ ना। मतलब मियां साहब ने अभी तो कतक रहेगा, वापस आके क्या होगा, पीआईए की दोबारा निचकारी की बात शुरू नहीं चलेगी, फिर फटा, फिर दोबारा मामला शुरू हो जाएगा। 2 सीओज लगे हुए वहां पे, वो जो जर्मन लाए थे वो भी बैठा है, जो यहाँ के लोकल फैसल इमरान मलिक या पता नहीं इमरान मलिक करके कोई, उसको भी लगा दिए सीओ। बारह पीआईए का क्राइसिस, एलएनजी का मेगा सुपर स्कैंडल, पंजाब की रेंजर्स मेट्रो में ज्यादा पैसे लगने की दस्तावेजात मंजर यहाँ पे आना, उसमें जनूबी पंजाब के शहरों को पैसा लग जाना, उधर से उजैर बलोच की जीआईटी ना बनाना, सिंध हुकूमत का अभी तक अदालत ने कहा था 15 दिन बना दो, और वो तैयार पड़ा है, वो तैयार खड़ा है। जो उजैर बलोच है कि मुझे फौरी तौर पे मैं तैयार हूं कि यहाँ पे मैं नाम लूंगा और उसके बाद मेरे लोगों के नाम जो है वो डाले जाएं, लेकिन उसकी जीआईटी, यानी आखिरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ये जो मुकमुका या करप्ट सेटअप है ये चलता रहे। जमहूरियत चलनी चाहिए आगे और इंशाल्लाह ताला चलेगी, लेकिन उसकी मेरा ख्याल है कि सॉरी सफाई, धुलाई, और धुलाई से मुराद पानी से भी और वैसे भी धुलाई, ये जरूरी हो गई है इन लोगों की। और सेटअप चलेगा, सब कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये कि ये काम भी करेंगे सारे के सारे और इसी तनख्वाह पे करेंगे और अच्छे बच्चे बन के करेंगे। लेकिन ये एलएनजी स्कैंडल, तैयार रहे कि एलएनजी स्कैंडल इस दौर के मेगा स्कैंडल्स में से आया, कौमी मफादात का समझौता है ये वो करप्शन नहीं है कि आपने ऑरेंज लाइन में पैसा खा गया इधर का इधर, नहीं, आपने एक बैनुल अक़वामी मुआहदा करके पाकिस्तान को अगले 15 साल के लिए बाउंड कर दिया है एक ऐसे अजाब में कि जिसमें अगर, यानी क्या शेक है कि अगर जहाज डूब जाए रास्ते में, खुदा ना खास्ता एलएनजी लाते हुए, तो भी पाकिस्तान पैसे देगा। वो कोई भौचाला, यानी अजीब, यानी ड्यू टू एनी रीजंस अगर शिपमेंट पाकिस्तान नहीं आती तो आप अगले 10 साल तक उनको पैसे देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे। रोज के $2,72,000 आपने आपके टर्मिनल वालों को आपने पैसा, जिनको जो आपकी महबूब तरीन शख्सियत है, जिनको आपने ठेका दिया इसका यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक मेगा स्कैंडल है और मियां साहब ने क्यों किया है ये, मैं इस बात को नहीं जानता। इसके ऊपर आके डॉक्टर मुसद्दिक साहब, मैं नहीं जानता उनका क्या बैकग्राउंड है, वो 100 वजाहतें देते रहे, शायद खान अब्बासी वजाहतें देते रहे, लेकिन दम नहीं है उनके दलाइल में। पेपर्स डॉक्यूमेंट सामने आ गई हैं और इंतहाई अफसोस और दुख की बात है कि एक ऐसे समझौते पे मियां साहब ने जानबूझ के दस्तखत किए, जिद में किया है, गुस्से में किया है, या क्या वजह थी इसकी, या इतना कोई बहुत ही बड़ा कोई पैसा है, क्या है इसके पीछे, क्या जरूरत पेश आई कि इन्होंने कतर से जाके गैस खरीदी और बात ऐसे कर रहे हैं, दे दिए कतर ने। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।